हम लोग इससे पहले देखे थे लैटिस एनर्जी का कि किस तरह से उन लोग मतलब कि एनर्जी मतलब उसका जब चार्ज बढ़ाएंगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, या फिर उसका साइज बढ़ाएंगे तब क्या होगा। अभी जो बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑफ लैटिस एनर्जी, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी सब का बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि द लैटिस एनर्जी इज हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या क्या एक्सप्लेन करने के लिए लैटिस एनर्जी काम आता है और मदद करता है, सो देखो। फर्स्ट में स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। जो आयनिक सॉलिड होता है उसका स्टेबिलिटी को बताने के लिए कौन हेल्प करता है, लैटिस एनर्जी। कि जितना ज्यादा तुम्हारा लैटिस एनर्जी होगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी होगा। देखो यहाँ पे ग्रेटर द लैटिस एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। कि जितना ज्यादा तुम्हारा क्या हो लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा कौन, आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो उस तरह से जैसे कि हम लोग मान के चलो यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिए। ठीक है, तुम लोग को लैटिस एनर्जी निकालना आ गया था कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो इस तरह का तुम लोग को क्वेश्चन बन सकता है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे देख रहा है कि NaCl है, CsCl है, LiCl है, KCl है, RbCl है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है पांच कंपाउंड में तुम्हें बताना है कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और किसका कम होगा। रीजन सबसे पहले देखो, तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहले जो तुमको देखना है वो देखना है क्या चाहिए, लैटिस एनर्जी। क्या देखना है, लैटिस एनर्जी। कि जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो यहाँ पे जब लैटिस एनर्जी को देखने जाते थे तो दो फैक्टर को देखते थे। एक देखते थे हम लोग क्या चाहिए, चार्ज, और दूसरा जो हम लोग देखते थे क्या देखते थे, साइज। अब ये दोनों फैक्टर से ही हम लोग डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता था कि चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी। अगर मान के चलो तुम्हारे पास चार्ज सेम हो गया लेकिन साइज क्या हो, डिफरेंट हो, तो जितना बड़ा तुम्हारा साइज होगा उतना कम क्या होगा, लैटिस एनर्जी। उल्टा काम करता है। तो यहाँ पर देखो सभी के पास देखोगे तो Cl भी नजर आ रहा है। इसका मतलब सभी के पास लैटिस एनर्जी सेम होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखो सोडियम, सीजियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, तो ये देख रहा है इसके ऊपर भी चार्ज देखेगा तो कितना मिलेगा, एक ही चार्ज मिलेगा। अब यहाँ पे देखो चार्ज तो हम लोग को सभी सेम हो गया, इसके पास भी +1 और उसके पास भी -1, तो इसमें तो उससे पता नहीं चल पाया। अब किसके अनुसार चलेंगे, साइज का। अब साइज देखेगा तो Cl तक तो फर्क पड़ेगा नहीं इससे। अब देखना है तो इधर कटायन वाला। अब कटायन वाला देखता है तो हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे आता क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, मतलब इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज तो उसका क्या होगा, लैटिस एनर्जी भी कम होगा। अब बताओ कि सबसे ऊपर कौन रहता है, लिथियम। अब लिथियम ऊपर रहता है तो उसका लैटिस एनर्जी भी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये हो गया। उसके बाद उससे नीचे कौन होता है, सोडियम, तो कौन हो जाएगा, NaCl हो गया। फिर पोटेशियम वाला होगा, उसके बाद रुबेडियम, उसके बाद सीजियम। तो समझ में आ गया किस तरह से अरेंज है। तो यहाँ पे रीजन लिखा गया कि इधर से इधर जाएंगे तो क्या होता है, साइज ऑफ कटायन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अरे डिक्रीज हो रहा है ना इधर, तो डिक्रीज हो रहा है तो उसका लैटिस एनर्जी भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वही लिखा है लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी अगर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड का देगा तो तुम रीजन समझ जाएगा। तो ये फैक्टर्स तुम याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा तो उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट क्या कराता है यहाँ पे, लैटिस एनर्जी। तो देखो एन आयनिक सॉलिड विथ ग्रेटर लैटिस एनर्जी हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द क्रिस्टल। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो जो आयनिक सॉलिड होता है अगर उसके पास ग्रेटर लैटिस एनर्जी होगा तो उसके पास क्या होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अगर जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। और लैटिस एनर्जी जो होता था वो क्या होता था, तुम लोग जानता था कि 1 मोल जो बनता है तुम्हारा क्या चाहिए, NaCl चाहे कुछ भी, मतलब आयनिक सॉलिड बनने में जो एनर्जी तुम्हारा रिलीज होता था उसी क्या बोलते थे, लैटिस एनर्जी बोलते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा रहेगा बॉन्ड बनेगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, लैटिस एनर्जी भी रिलीज होगा। अरे होता है ना, जितना ज्यादा उन लोग एक दूसरे को चिपकेगा उतना अच्छा बॉन्ड बनाएगा, और जितना अच्छा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा रिलीज होगा ना लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा इसी चलते होता है क्योंकि उन लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को पकड़ ले रहता है। स्ट्रॉन्ग ज्यादा पकड़ ले रहेगा तो उसमें क्या चाहिए, हीट भी ज्यादा देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो इसी चलते उसमें क्या होता है, देखो बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक द क्रिस्टल। उस क्रिस्टल को तोड़ने के लिए क्या हम लोग को जरूरी पड़ता है, ज्यादा एनर्जी का जरूरी पड़ता है। इसी चलते इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। समझ में आया नहीं यहाँ तक। आगे देखो यहाँ से जैसे क्वेश्चंस दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ से 5 को ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से तुमको बताना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेटिस एनर्जी,
अभी देखा था ना ऊपर कि जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से लैटिस एनर्जी निकालो, तो लैटिस एनर्जी निकालने का बस तुम लोग एक ही चीज जानता था, क्या जानता था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो किसका होता है, साइज का। ये चीज जानता है। मतलब देखो चार्ज तो सभी पास देखेगा कैल्शियम, फिर Sr, फिर Ba, फिर मैग्नीशियम, सभी पास देखेगा तो पॉजिटिव 2 है। कितना है, 2 पॉजिटिव है। ऑक्सीजन पास देखेगा तो 2 नेगेटिव है। मतलब चार्ज तो सभी जगह सेम है। मतलब इससे देगा आंसर का, नहीं देगा। अब साइज से देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन सभी जगह है तो सेम ही है। अब देखना क्या चीज, कटायन वाला का। अब कटायन वाला का जब देखेगा तो देख रहा है यहाँ पे ऊपर से नीचे आता है, सब तो एक ही ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है। ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे आने पर तुम्हारा क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। मतलब कि जो ऊपर रहेगा उसका क्या जानता था तुम, लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होता है। देख रहे हैं ना, जितना बड़ा साइज उतना कम तुम्हारा क्या होगा, लैटिस एनर्जी। तो जितना छोटा साइज उतना ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, लैटिस एनर्जी। तो छोटा रहेगा उसका ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा, और लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा उतना क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। अब देख रहा है सबसे छोटा जो देखने को मिल रहा है वो क्या है, मैग्नीशियम, क्योंकि ये कहाँ रहता है, ऊपर, और ऊपर वाला क्या रहता है तुम्हारा, उसका साइज छोटा रहता है। अब साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा, और लैटिस एनर्जी ज्यादा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो गया, ज्यादा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, जो तुम यहाँ लिखेगा क्या चीज, MgO। तो MgO हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज इट कंटेन्स कटायन। क्या कटायन करता है यहाँ पे, Mg2+ ऑफ स्मॉलेस्ट साइज। और ये जो Mg2+ है ये क्या होता है हम लोग को, स्मॉलेस्ट साइज होता है, एंड हेंस ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी ऑफ किसका, MgO का। समझ में आ गया। तो इसी चलते उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हम लोग को हाईएस्ट होता है। समझ में आया ना, क्यों होता है, क्योंकि उसका लैटिस एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। समझ में आ गया ना। और क्यों हाई होता है, क्योंकि ये क्या है, हम लोग को कटायन जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे छोटा हो रहा है। समझ में आ गया ना रीजन। तो ये था तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट। देखो अब जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग देखेंगे हार्डनेस, ठीक है। ग्रेटर द लैटिस एनर्जी, क्या देख रहे हैं हम लोग कि अगर यदि हम लोग को लैटिस एनर्जी ग्रेटर होगा किसका, ऑफ एन आयनिक सॉलिड का, तो उसके पास क्या होगा, तो मोर विल बी इट्स हार्डनेस। क्या होगा, हार्डनेस ज्यादा होगा। जैसे कि लैटिस एनर्जी अगर हम लोग को ज्यादा देखने को मिला तो उसका हार्डनेस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड ऑन मोज स्केल। एक स्केल का नाम है क्या चाहिए, मोज स्केल। Diamond, which is the hardest material, known as a hardness of, क्या चीज लिखा है, हार्डनेस ऑफ 10 ऑन मोस स्केल। जो नापा गया ना उसको किसके अनुसार, मोस स्केल के अनुसार, तो उसका जो वैल्यू आया कितना निकला है, 10। अब ये कैसा स्केल होता है भैया, हम आज तक नहीं देखे हैं, ठीक है ना। तो इसका बातें मत करो कि किस तरह से इसका होता है। चलो तो ये खाली इतना जानो कि ये क्या चीज है, स्केल है, जिसमें क्या किया जाता है, हार्डनेस को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे नापा गया है, तो डायमंड का जो मेजर किया गया वो कितना आया है, 10 आया गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है हम लोग को, तो ये जो डायमंड है वो हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है सबसे ज्यादा। समझ में आया। तो जो कि जिसका क्या माना जाता है, 10। अरे तो तुम लोग 10th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू 10 होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो आयनिक क्रिस्टल है, हार्डनेस है, जिसको नापा गया किसमें, मोस स्केल में। अब यहाँ पे देख रहा है इसी तरह से कंपाउंड रहेगा। और एक चीज तो तुम जान गया था ना कि लैटिस एनर्जी सिर्फ देखना है, क्या चीज देखना है, लैटिस एनर्जी। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा क्या रहेगा, हार्डनेस रहेगा। तो यहाँ पे देखेगा इसको निकालता तो तुम्हारा लैटिस एनर्जी जो होता वो क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। तो घटता है तो इसका मतलब जो मोस जो स्केल से जो नापेगा नीचे भी जाने पर घटेगा। और देख रहा है घट भी रहा है, अरे घट रहा है ना। तो इस तरह से देखे कि ऊपर से नीचे जाने पर तुम्हारा हार्डनेस क्या होता है, घटता है। अब इसका रीजन क्या होता है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज ऑफ कटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज होने की वजह से लैटिस एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लैटिस एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से उसका हार्डनेस भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। चलो इतना लिखो। देखो अब तो हम लोग लैटिस एनर्जी बहुत खेल लिए, लेकिन अब क्या करना है, उसका जो वैल्यू होता है आखिर वो वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, जिसमें से एक प्रोसेस का नाम होता है बोर्न-हैबर साइकिल। तो बोर्न-हैबर साइकिल के अनुसार हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो अभी सबसे पहले देखो कि आखिर किस तरह से यहाँ पे पढ़ते हैं, उसका थ्योरी वगैरह है। उसके बाद हम लोग कल से जो स्टार्ट करेंगे वो बोर्न-हैबर साइकिल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे calculation of lattice energy. The lattice energy of ionic solid can be calculated by various method and one of them
इज द क्या चीज, बॉर्न हैबर साइकिल क्रिस्टल, जो कि बहुत सारा मेथड होता है क्या चीज तुम्हारा लैटिस एनर्जी निकालने के लिए कोई भी आयनिक सॉलिड का, जिसमें से जो एक है तुम्हारा जो प्रसिद्ध है जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है तुम्हारा, बॉर्न हैबर साइकिल। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे, इसमें भी बहुत तरह से निकालेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना समझ में आ गया कि जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग लैटिस एनर्जी का, उसके लिए हम लोग बहुत तरह का तरीका हम लोग को दिया गया था, जिसमें से एक तरीका तुम्हारा क्या है, बॉर्न हैबर साइकिल, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो देखो अगर बॉर्न हैबर साइकिल क्या कहता है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल, बोर्न एंड हैबर in 1919 proposed a cyclic scheme which is known as Born-Haber cycle. It is an application of Hess's law of constant heat summation. फिर से कुछ समझ में नहीं आया होगा, देखो in order to calculate the lattice energy of ionic crystal, लैटिस एनर्जी जो हम लोग को क्रिस्टल जो रहता है, आयनिक क्रिस्टल जो आयनिक सॉलिड हो गया, उसका जो हम लोग लैटिस एनर्जी जो होता है उसको जो कैलकुलेट करने का जो ऑर्डर है वो जो दिया था, वो कौन कौन दिया था, सबसे पहले देखो दो को साइंटिस्ट था, कौन कौन था, दो साइंटिस्ट, एक कौन था बोर्न और दूसरा कौन था हैबर। और उन लोग जो वो दिया था, परपोज दिया था, मतलब कि वो जो स्टेटमेंट दिया था कैसे निकाला जाएगा, तो वो जो थ्योरी को जो उन लोग, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, परपोज, क्या लिखते हैं, परपोज। तो उसको जो उन लोग रखा था, उस थ्योरी को रखा था, वो कब रखा था उन लोग, 1919 ईस्वी में। तो उन लोग का ये जो दिया था, वो परपोज किया था, वो जो मतलब ये थ्योरी दिया था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, साइक्लिक स्कीम, जो कि क्या कहलाता है, अभी क्या कहलाता है, बोर्न हैबर साइकिल। जो ये जो लैटिस एनर्जी जो निकालते हैं वो साइकिल के जैसा उन लोग एक तैयार किया था, क्या किया था, साइकिल की तरफ तैयार किया था, कौन कौन मिल करके, बोर्न और हैबर। कब निकाल उन लोग, क्या था, 1919 ईस्वी में। तो उन लोग जो साइक्लिक तरीका से जो उन लोग अपना थ्योरी को दिया था और उससे बताया था कि उससे हम लोग लैटिस एनर्जी निकालेंगे, और वही लैटिस एनर्जी निकालने का तरीका को क्या बोला जाता है, बोर्न हैबर साइकिल। समझ में आई, क्योंकि ये साइक्लिक तरीका से बताएंगे अगला लेक्चर से कि आखिर किस तरह से हम लोग साइक्लिक प्रोसेस हम लोग निकालते हैं। अब आगे देखो, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, और ये जो थ्योरी जो दिया है क्या, बोर्न हैबर साइकिल, वो क्या होता है, एक हम लोग का एप्लीकेशन है किसका, हेसेस लॉ का। अभी आखिर हेसेस लॉ है क्या, इसके बारे में हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स में, और यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हेसेस लॉ का ही एक लॉ है, हेसेस लॉ। अब क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और उसी का क्या होता है, ये एप्लीकेशन होता है तुम्हारा बोर्न हैबर साइकिल। समझ में आ गया, जो कि हम लोग क्या करते हैं, हीट जितना भी हम लोग वहां पे रिलीज होता है कि गेन होता है, वो सारा चीज का हम लोग क्या करते हैं, समेशन करके निकालते हैं। तो कल के लेक्चर से जो हम लोग डिस्कस करेंगे वहां पे अच्छा तरीके से तुम लोग को समझ में आएगा, पूरा साइक्लिक तरीका से पूरा बताएंगे किस तरह से वहां पे एनर्जी निकाला जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया नहीं आता। देखो तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कल जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें हम लोग को आया था क्या चीज, बोर्न हैबर साइकिल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका जो डिफिनेशन देखे, उसके बाद देखे हम लोग को क्या चीज कि उसमें हेस लॉ का क्या था, वो एप्लीकेशन था। तो आखिर हेस लॉ आखिर होता क्या है, आखिर वो क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी वगैरह का बात करते हैं, इंथाल्पी का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, इंथाल्पी, एनर्जी, ये सब का देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होता क्या है कि कोई एक रिएक्शन चलता है, देखो यहाँ पे रफ में तुम समझने की कोशिश करना, उसी को यहाँ पे सारा कुछ समझा देंगे। मान के चलो एक ए है, ठीक है, अरे रिएक्टेंट है, अभी बन गया तुम्हारा क्या चीज, बी, प्रोडक्ट क्या चीज बन गया, बी। अरे देख रहा है ना, ए से बन गया बी, तो ए क्या होता है कि ए से डायरेक्टली बी बन गया। और एक प्रोसेस इस तरह से होता है, ए से पहले बन गया क्या चीज, सी, और सी से तब क्या बना, बी। मतलब ये क्या हो रहा है, एक बार तो ये डायरेक्टली एक ही स्टेप में बन जा रहा है, एक क्या हुआ, एक तो पहले इसमें बदल रहा है, फिर यहां से फिर इसमें बदल रहा है, मतलब ये कितना स्टेप जा रहा है, 2 स्टेप जा रहा है, और ये कितना जा रहा है, 1 स्टेप। इस तरह समझ रहा है। अब देखो यहां से यहां कन्वर्ट करने के लिए भी तो कुछ एंथैल्पी सब का जरूरत होगा, तो यहां से यहां जितना एंथैल्पी होगा, मान कर चलो यहाँ पे डेल्टा एच जो भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा तो इसका अलग भी तो होगा, यहाँ पे दुगने डेल्टा एच यूज हो रहा है। अब देखो यहां से यहां बन क्या रहा है, ए से बी बन रहा है, चाहे तुम इधर से जाओ चाहे तुम इधर से जाओ, इधर से जाओगे 2 टुकड़ा में जाओगे, इधर से जाओ तो 1 टुकड़ा में। जैसे इधर से ट्रेन से जाओगे तो एक के बार में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन चल जाएगा, और यहाँ जाएगा तो रुक रुक के जाएगा, इस तरह से, लेकिन जाओगे तो वहीं जाओगे। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो एंथैल्पी सब का बात होता है, तो यहाँ पे ए से बी जा रहा है, तो इसका चाहे तुम इस स्टेप से जाओ चाहे इस स्टेप से जाओ, दोनों प्रोसेस से जाओगे तो दोनों का अगर इक्वल करो, मतलब कि दोनों का अगर देखोगे तो दोनों का दोनों एनर्जी क्या होता है, इक्वल। कहने का मतलब 1 स्टेप में जो यहाँ पे रह रहा है, मान के चलो इसको मान लेते हैं डेल्टा एच, क्या चीज है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू हो जाता है क्या चीज, यहाँ पे 2 एंथैल्पी लग रहा है, इसको मान लो 1 और इसको मान लो क्या चीज
2। तो ये दोनों को सम करने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो एक स्टेप में जा रहा था ना उसी का इक्वल हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा डेल्टा H1 और प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा H2। समझ में आया। अब देखो ए भी जोड़ रहा है तो क्या मिल रहा है, ए से बी जाने वाला, और ये तो ऑटोमेटिक बता रहा था ए से बी जाने वाला, देख रहा है ना, ए से बी जा रहा था डेल्टा H, और यहाँ से ए और बी जाने तक में ये दियो की जरूरत पड़ रहा है, तो ये दियो जो जोड़ेगा तो इसका समेशन किसके इक्वल हो जाएगा, जो एक स्टेप में इधर से जा रहा है सो वाला। समझ में आया। मतलब तुम एक रिएक्शंस कंप्लीट करोगे तो तुम कितनों प्रोसेस उसमें कर लो, लेकिन तुम्हारा जो एंथैल्पी होगा क्या लगेगा, सेम लगेगा, सेम लगेगा। समझ में आया। भले यहाँ पे 2 टुकड़ा में बट रहा है, अभी 2 था, इसको 3 टुकड़ा में भी बट सकता था, लेकिन उन लोग का सम जब करेंगे तो पता चलेगा क्या चीज उसी का इक्वल हो गया। समझ में आया। मतलब कोई भी प्रोसेस से चलो तो दोनों का जो एंथैल्पी होगा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यही जो बताता है, कौन बताता है, हेसेस लॉ बताता है। समझ में आया। चलो इसको थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, उसके बाद धीरे धीरे और अच्छा समझ में आएगा। ये समझ में आया ना थोड़ा सा। चलो जैसे कि यहाँ पे देखो इट स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, सो देखो द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज द सेम वेदर इट इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और इन वेरियस स्टेप। इसका क्या होता है, सो देखो जो इसका एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज करने का मतलब वही डेल्टा H, अरे पहले भी बताए थे ना इसके बारे में, डेल्टा H के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ना है, कहाँ, थर्मोडायनामिक्स में। तो द एंथैल्पी चेंज ऑफ क्या से फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम लोग किसी को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक से दूसरे चीज में जो बदलते हैं, उसका जो फिजिकल और केमिकल जो होता है, उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका जो एंथैल्पी चेंज होता है उसके बारे में बता रहा है कि वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। कब, जब वो हम लोग को कैरिड आउट होता है, मतलब कि जब वो होता है किसमें, इन वन स्टेप, किसमें होता है, एक स्टेप में। देख रहा है यहाँ से एक स्टेप में हो रहा है ना, तो एक स्टेप में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, या तो फिर किसमें हो जाए, इन वेरियस स्टेप। वेरियस स्टेप में मतलब अलग अलग स्टेप में हो, तो नीचे देख रहा है एक स्टेप में यहां जा रहा है, फिर यहां से जा रहा है, तो ये अलग अलग स्टेप में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक हम लोग यहाँ पे जब केमिकल या फिर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, देख रहे हैं यहां से यहां तक हो रहा है, तो यहां से होने में या तो फिर वहां पे वो ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेप में हो जाए, या फिर क्या हो जाए 2 स्टेप में, मतलब 3 स्टेप में, वेरियस स्टेप में हो, तो उन लोग का जो तुम्हारा चेंज इन एंथैल्पी जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम। तो उसका एंथैल्पी क्या होता है, सेम होता है, चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे वो वेरियस स्टेप में। क्या यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलो, इफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरिड आउट, अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन कैरिड आउट होता है किसमें, तो इन मोर देन वन स्टेप, अगर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इसमें इसमें जो चेंज कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर एक से ज्यादा, अगर हम लोग का क्या चीज स्टेप में हो, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेरियस स्टेप, तो अगर उस स्टेप में अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेप में अगर हो रहा है, तो उसका क्या करेंगे, सो देखो इफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरिड आउट इन मोर देन वन स्टेप, इट ओवरऑल एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ एंथैल्पी चेंज इन ईच स्टेप। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो इसका जो एंथैल्पी होगा, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, जब ये हम लोग को होता है ना वेरियस स्टेप में, तो इन लोग का जो एंथैल्पी होगा उसका क्या होता है, अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम कहने का मतलब इसका जो वैल्यू होगा इसका जो वैल्यू होगा, दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे। तो उसका जो एंथैल्पी चेंज होगा और जो तुम्हारा एक स्टेप में जो तुम्हारा एंथैल्पी चेंज होगा, दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यही तुम्हारा कौन बताता है, हेसेस लॉ बताता है। समझ में आ गया। और यहाँ पे कांस्टेंट हीट समेशन बोल रहा है, इसका मतलब क्या, समेशन मतलब समझ गए जोड़ना, हीट मतलब भी समझ गया वही एंथैल्पी वगैरह, और यहाँ पे क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट करने का मतलब इधर से भी जा रहा है तो वही वैल्यू हो रहा है, इधर से भी जा रहा है तो क्या मिल रहा है, सेम वैल्यू मिल रहा है। यही चीज तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन से किस में चेंज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे देखो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड में अगर एक ही स्टेप में अगर बदल दिया जाए तो उसका जो एंथैल्पी चेंज लगता है कितना लगता है, -394 किलो जूल पर मोल, इतना लगता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, O2 के साथ रिएक्शन करा के बना देता है। अब देखो इसमें कार्बन को अगर हाफ O2 दे दिए, देखो यहाँ पे पूरा 1 मोल दिए थे, इसमें कितना है, आधा मोल है। तो आधा मोल अगर O2 देते हैं तब हम लोग को क्या बनता है, सिर्फ CO, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनता है, यहां से समझ गया। तो यहां से यहां जो ट्रांसफर हुआ तो उसमें कितना एनर्जी लगा, -110.5 किलो जूल पर मोल। अब यहां देख रहे हैं CO2 में अगर फिर आधा मोल O2 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाता है, CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका एंथैल्पी चेंज कितना मिल रहा है, -283.5 किलो जूल पर मोल। तो ये रहा तुम्हारा प्रोसेस 2 और ये क्या रहा, प्रोसेस 1। अभी देखो इसका वैल्यू कितना है, सो देखो इसका वैल्यू था -3, जोड़ के देखो उतना आता है कि नहीं आता है, सो
कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ गया -394 इतना आ गया। अब इधर करके देखो कितना है 110, चलो माइनस में छोड़ दो, नूत आइए जाएगा 110 पॉइंट कितना है 5 है, और उधर जोड़ेगा तो कितना है तुम्हारा 283.5 है, 283.5। अब जोड़ के देखो दोनों इक्वल आता है कि ना, 5 और 5 तो 0 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, और 2 और 1 3, क्या आया उतना। अब देखो इसी चलते बोलता है कि अगर वो रिएक्शन एक स्टेप में हो या फिर हम लोग को 2 या 2 से अधिक हो जाए तो वो दोनों का अगर समेशन करेंगे, जैसे इधर वेरियस स्टेप में जो जाएगा उसका जितना भी इंथाल्पी चेंज रहेगा उसको लोग समेशन करेगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, जो 1 स्टेप प्रोसेस हो रहा है उसका। तो यही तुम्हारा क्या बताता है, हेसेस लॉ। क्या समझ में आ गया, पूरा रीजन समझ में आ गया ना। चलो देखो जैसे कि वहां पे हम लोग बता रहे थे कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो वहां से जो डायरेक्टली बता रहे थे ना कि इसको ऐड करेंगे तो इसका इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से देखो इंथाल्पी ऑफ चेंज ऑफ प्रोसेस 1, जो प्रोसेस 1 वाला में जो इंथाल्पी था सो, और इधर क्या है चेंज इंथाल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस 2 जो नीचे वाला चल रहा था सो, तो इधर था डेल्टा एच और इधर क्या था डेल्टा H1 और डेल्टा H2। तो इन लोग को जोड़ेंगे तो क्या हो जाता था हम लोग को LHS और RHS इक्वल हो जाता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें सोडियम क्लोराइड कैन बी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग 2 वेज। जो सोडियम क्लोराइड है इसका भी हम लोग देखते हैं 2 स्टेप में कि कैसे उसका होता है। सो सिमिलरली चलेगा उसी के जैसा। देखो जैसे कि हम लोग देखे थे कि NaCl को बनाने का भी 2 तरीका होता है। जैसे कि हम लोग वहां पे देखे थे CO2 को बनाने का 2 गो वहां पे प्रोसेस था। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका, प्रोसेस 1 को, कि आखिर प्रोसेस 1 के अनुसार आखिर किस तरह से हम लोग NaCl का निर्माण कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड सोडियम एंड क्या चीज गैसियस क्लोरीन टू फॉर्म सॉलिड सोडियम क्लोराइड। हम लोग यहाँ पे क्या होता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है किसका, तो सॉलिड सोडियम का और गैसियस क्लोरीन का। तो इस दोनों का जब कंबाइन करते हैं तब हम लोग को डायरेक्ट क्या मिल जाता है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखो एक बार, जो सोडियम लिया जा रहा है वो कैसा लिया जा रहा है, सॉलिड, और जो तुम्हारा क्लोरीन लिया जा रहा है वो कैसा रहा है, गैसियस। तब ये दोनों को कॉम्बिनेशन करने के बाद तुम्हारा क्या बन रहा है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड। तो ये डायरेक्ट मेथड है, क्या है ये हम लोग को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखो क्या होता है, द चेंज ऑफ इंथाल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इज कॉल्ड इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिर आगे चलेगा तो ये सब जो आता है ना, तो ये तुम्हारा पढ़ेगा वहां पे थर्मोडायनामिक्स में भी यही डिफिनेशन सेम आएगा। तो ये चीज तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान दो कि जो चेंज ऑफ इंथाल्पी जो होता है कब, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। कितना मोल का बात कर रहा है, 1 मोल सब्सटेंस को बनाने के समय जितना इंथाल्पी हम लोग को क्या होता है, चेंज इन इंथाल्पी हम लोग को क्या होता है वहां से लगता है, तो उसी हम लोग को चेंज इन इंथाल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हम लोग क्या बन रहा है कर रहे हैं, 1 मोल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सब्सटेंस को हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या जी कर रहे हैं, बना रहे हैं। अरे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे NaCl बना रहा है, क्या चीज बना रहा है, NaCl। तो NaCl कितना, 1 मोल बनाने में जितना हम लोग को इंथाल्पी का जरूरत पड़ता है वही इंथाल्पी को क्या बोलते हैं, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंथाल्पी फॉर्मेशन। मतलब क्या चीज, बनना, क्या होता है, बनना। तो इस जो कंपाउंड जो बनाएंगे उसमें 1 मोल बनाने में, उसका डिफिनेशन है कि 1 मोल हम लोग यहाँ पे जो बना रहे हैं सब्सटेंस को बनाने में, उसके कहां से, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो उसका एलिमेंट है। जैसे NaCl बना रहा है, Na से फिर तुम्हारा Cl से, तो उसमें बनाने के लिए मतलब ये जो कंपाउंड बनाने में जितना हम लोग को लगता है चेंज इन इंथाल्पी, वही चेंज इन इंथाल्पी को क्या बोलते हैं, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसको जो दिखाया जाता है, देखो डेल्टा एच को जानता था चेंज इन इंथाल्पी होता था, लेकिन जब फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे दिखाया जाता है, एक बार क्या होता है डेल और एच के बीच में एफ दिखाया जाता है, और उसको और इस तरह से भी दिखाया जाता है कि डेल्टा एच लिख लो उसके बाद एफ लिखो। तो ये दोनों तरीका से क्या किया जाता है, चेंज इन इंथाल्पी को हम लोग मतलब कि चेंज इन इंथाल्पी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंथाल्पी को यहाँ पे दिखाया जाता है। समझ में आ गया नहीं। अब यहाँ पे जैसे देखो सोडियम कैसा है, सॉलिड में, यहाँ पे क्लोरीन कैसा लिया गया है, गैस में, और यहाँ पे समझ रहा है कि जब ये दोनों जब एक दूसरे से जुड़ेगा तो एनर्जी हम लोग को निकलेगा, और वहां पे जो इंथाल्पी जो होता है वही इंथाल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और हम लोग को बन क्या रहा है कंपाउंड NaCl, और वो भी कैसा, सॉलिड। इसके बारे में थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या होता है, हम लोग को हमेशा नेगेटिव होता है। जब भी हम लोग कोई भी चीज का निर्माण करेंगे, जब भी हम लोग बनाएंगे, तो उसमें उसका डेल्टा एच जो रहेगा, मतलब डेल्टा HF बोलो चाहे डेल्टा FH बोलो, तो उसका जो वैल्यू रहेगा हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। तो डेल्टा ऑफ फॉर्मेशन जो यहाँ पे देख रहे हैं, चेंज इन
जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख रहा है वो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। दैट इज द हीट एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज। यहाँ पे क्या होता है, जो हीट एनर्जी जो रिलीज होता है, मतलब क्या होता है यहाँ पे, हमेशा रिलीज होता है, निकलता है, तभी तो उसका नेगेटिव वैल्यू होता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल कंपाउंड, कि इस कंपाउंड को बनाने में हम लोग को क्या होता है, हीट ऑफ एनर्जी हम लोग को क्या होता है, रिलीज होता है, इसी चलते उसका क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया ना? कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ यहाँ पे बताया क्या गया था, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। तो एक मोल कंपाउंड बनाने के समय जितना चेंज इन इंथाल्पी का जरूरत होता है या फिर निकलता है, तो वही चेंज इन इंथाल्पी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये था हम लोग को एक डायरेक्ट मेथड कि हम लोग क्या करते थे, सोडियम को हम लोग सॉलिड लेते हैं और क्लोरीन को हम लोग गैसियस स्टेट में लेते हैं, तो दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है, NaCl। तो ये था हम लोग को एक प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस में देखते हैं, यहाँ पे सॉलिड लिया था ना, सॉलिड को भी हम लोग को गैस में बदलना पड़ेगा, तब फिर उन लोग को कंबाइन करेंगे, तो उसका भी प्रोसेस देखते हैं। देखो अब जो इसने देखे, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो NaCl का जो प्रोसेस था, एक स्टेप तो देख लेते हैं कि डायरेक्टली वहां से कन्वर्ट किया जा रहा था। अब सेकेंड स्टेप में जाते हैं तो उसमें भी हम लोग को प्रोसेस में क्या होता है, 5 गो स्टेप देखते हैं, उसमें चेंज कर करके लास्ट में फाइनली क्या करते हैं, 5वां स्टेप में हम लोग NaCl का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उसका मेथड देखते हैं कि आखिर क्या क्या हम लोग को करना पड़ता है। सबसे पहले देखो, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग 5 स्टेप। तो 5 स्टेप में सबसे फर्स्ट स्टेप में देखो कि आखिर हम लोग क्या काम करते हैं NaCl बनाने के लिए। तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड सोडियम एटम इनटू इट्स गैसियस फॉर्म, क्या करते हैं, जो कि सोडियम जो रहता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, हम लोग गैसियस फॉर्म में। तो यही तुम्हारा क्या होता है, स्टेप नंबर 1। और उसी के लिए थोड़ा सा पहले बता दिया कि किस तरह से आखिर करेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन फंसेगा, क्या चीज, सब्लिमेशन एनर्जी। देखो ये सब इग्नोर नहीं करना, ये सब कंसेप्ट को सीखते जाना, ये सब हम लोग को बहुत आगे तक काम करेगा। केमिस्ट्री पढ़ रहा है ना, तो केमिस्ट्री पढ़ेगा तभी भी करेगा ये सब। तो ये सब जो एनर्जी वगैरह होता है, तो ये सब समझ ले रहना कि क्या होता है इंथाल्पी, क्या होता है तुम्हारा सब्लिमेशन, ये सब जानना। तो देखो सब्लिमेशन क्या होता है ना, कि इसको पिघलाने वाला जो काम जानता था ना, अरे ये सॉलिड है, सॉलिड से हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि सॉलिड से गैस में जब बदलते हैं, तो उसको बदलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सब्लिमेशन एनर्जी। अब यहाँ पे जो डिफिनेशन किया गया है, यहाँ पे मोल पे हम लोग देते हैं। तो क्या करते हैं, सो देखो यहाँ पे एक मोल के लिए बारे में बात करता है, किसका बात करता है, एक मोल का। तो यहाँ पे देखो, एक मोल जो सॉलिड जो तुम्हारा रहता है सोडियम, उसको क्या करता है, गैसियस फॉर्म में बदलने के लिए जितना हम लोग को एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है, वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। समझ में आ गया कि एक जो तुम्हारा मोल रहेगा सॉलिड, उसको एक मोल किस में कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस में, तो उसको बदलने में तुम्हारा क्या होगा, जितना तुम्हारा एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा, वही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। जैसे देख रहा है Na जो तुम्हारा क्या है, सॉलिड स्टेट में, और उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, गैसियस में। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगता है, देख रहा है प्लस रहता है तो देना पड़ता है, नेगेटिव है तो निकलता है। तो यहाँ पे प्लस है और S मतलब सब्लिमेशन एनर्जी, और ये क्या तुमको पता आ गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगता है उसी को कहते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो करते हैं, वो सोडियम जो रहता है तुम्हारा सॉलिड स्टेट में, उसको कन्वर्ट करते हैं गैसेस स्टेप में। तो ये था स्टेप नंबर 1। अगला बार चलेंगे फिर से दूसरा स्टेप में। देखो सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का तो समझ गया था, सोडियम हम लोग को सॉलिड में रहता है, तो उसको गैस अवस्था में बदलते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो तुम्हारा क्लोरीन रहता है, क्लोरीन ऐसा थोड़ी है कि Cl खाली रहता है, वो Cl2 के फॉर्म में रहता है। किसमें रहता है, Cl2 के फॉर्म में। तो एक हम लोग को मॉलिक्यूल होता है, तो जो Cl2 मॉलिक्यूल रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, क्लोरीन में, जो एटम होता है। तो उसको बदलने के लिए, तो ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिसोसिएट करते हैं, उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तोड़ना को ही क्या बोलता है, डिसोसिएशन। तो उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। तो यह चीज लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू क्या चीज में, इट्स एटॉमिक फॉर्म इज कॉल्ड क्या चीज, डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको क्या चीज दिखाते हैं, डी से। किसे दिखाते हैं, डी से। तो यहाँ पे देख रहे हैं मॉलिक्यूल था, कन्वर्ट कर दिए एटम में। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें हाफ वाला लेकर के चलेगा तो एक एक मिलेगा। जैसे यहाँ पे 1 मोल तुम मॉलिक्यूल को तोड़ रहा था, तो 2 मोल तुम्हारा क्या बन रहा था, क्लोरीन एटम बन रहा था। अगर तुम हाफ मोल Cl2 लेगा तो तुम्हारा 1 मोल बनेगा क्लोरीन। तो ये तो दो एक ही चीज बता रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देख रहा है अंतर, इसमें जितना डिसोसिएशन एनर्जी लगता है उसका यही आधा लग रहा है, अंतर लग रहा है ना। तो आधा बन भी तो रहा है, आधा टूट भी तो रहा है। तो डी क्या है तुम्हारा, डिसोसिएशन एनर्जी, और ये क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि देना पड़ता है।
यहाँ से खाली तुम लोग ये याद रखते जाना सब्लिमेशन क्या होता है, डिसोसिएशन क्या होता है, ये सब फिर से रिपीट होगा, तो पूछना मत कि ये सब क्या होता है, डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखो थर्ड जो कर रहे थे, सबसे पहले देख रहा था प्रोसेस को समझने की कोशिश करो क्या करते थे। एक में तो कन्वर्ट कर लिया था, दूसरा स्टेप में सोडियम को क्या कर रहे थे, सॉलिड से गैस में बदले। फिर देखे क्लोरीन तो गैस तो था, लेकिन क्या में था, मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल से तोड़े किस में, एटम में। अब क्या हुआ, तुम्हारे पास सोडियम एटम भी है और तुम्हारे पास क्या है, क्लोरीन एटम भी है। अब दोनों को क्या करेंगे, आयंस में बदलेंगे, एगो पॉजिटिव में और एगो नेगेटिव में, तभी दोनों कंबाइन करेंगे। तो अब वही काम करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ गैसियस सोडियम एटम इनटू इट्स आयनिक फॉर्म। अब क्या कर रहा था, जो तुम्हारा गैसियस स्टेट में तुम्हारा जो सोडियम एटम हो गया, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कटायन में। तो उसको जब कटायन में बदलने के लिए कौन सा एनर्जी लगता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे बस उसी चीज का चर्चा किया गया कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ गैसियस सोडियम एटम इनटू इट्स कटायनिक फॉर्म इज कॉल्ड क्या चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो पढ़ चुका था पहले भी। यहाँ पे देख रहा है सोडियम गैसियस को बदल रहा है कि Na+ में बदल रहा है, और ये एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और तुम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है, अरे एनर्जी देना नहीं पड़ता, इस चलते उसका वैल्यू पॉजिटिव रहता है। चलो लिख लो इसको। अब देखो बात करने जा रहे हैं फोर्थ स्टेप। इसमें भी क्या करेंगे, आयंस में बदलेंगे, किसको, अब क्लोरीन को बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि हम लोग जो गैसियस स्टेट में जो क्लोरीन आइटम जो प्राप्त किए हैं, उसमें क्या करेंगे, हम लोग अनायनिक फॉर्म में करेंगे। मतलब उसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी लगता है या फिर रिलीज होता है यहाँ पे, तो जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जो तुम लोग पहले भी पढ़ चुका है उसमें। अब यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम इज कन्वर्टेड इनटू इट्स अनायनिक फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अभी क्या होता है, इसका पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीरियोडिसिटी में। तो देख रहे हैं क्लोरीन गैस है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और वही एनर्जी रिलीज को जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया क्या, तुम्हारा गैसियस अनायन। अब यहाँ पे समझ गया, सारा कुछ तो लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, अभी तुम्हारे पास क्या क्या मिला, तुम्हारे पास अभी मिल गया Na+ भी मिल गया है, अभी तुम्हारे पास क्या मिल गया, Cl-। अब दियो का क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और क्या बना देंगे हम लोग, NaCl। अब यही चीज प्रोसेस जो हम लोग करेंगे वो कहाँ चल जाएंगे, 5th पॉइंट में। देख रहे हैं, ये सब निकालने के लिए सब था नहीं, इसको बनाना पड़ा, तो बनाए कैसे समझ में आ गया। चलो अब फाइनल जो राउंड है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखो अब क्या कर रहे हैं, आयनिक जो फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट किए हैं उसको क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, और हम लोग आयनिक कंपाउंड बना देंगे। अब देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस Na+ एंड Cl- आयंस टू फॉर्म सॉलिड NaCl। अब क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, अब उसको बनाने में जो एनर्जी हम लोग को क्या होगा, रिलीज होगा। तो वही एनर्जी को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लैटिस एनर्जी पढ़ रहा था ना, वहाँ पे क्या कर रहे थे, जो आयंस थे उसको ऐड करते थे, और हम लोग जैसे सॉलिड बनाते थे तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता था उसी को बोलते थे लैटिस एनर्जी। तो वही चीज चर्चा किया, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of solid NaCl is formed from gaseous Na+ and Cl- ion is called lattice energy, जिसको क्या बोलते हैं, U से दिखाते हैं। तो देख रहा है Na+ गैसियस स्टेट में, फिर Cl- भी गैसियस में, इसको जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो हम लोग को बनता है NaCl, वो भी कैसा, सॉलिड में। अरे स्टेट में ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है उसी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, जो कि नेगेटिव वैल्यू होता है। चलो अब इसको पूरा एकदम कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक ही में हम लोग कर देते हैं। देखो अब ये रहा हम लोग को क्या चीज, पूरा समरी, क्या चीज रह गया, समरी। कि हम लोग वहां पे जैसे रिएक्शंस करके देख रहा था, इस तरह से किए थे ना कि Na+ एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा। तब उसके लिए हम लोग को क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। सबसे पहले देखो, जो प्रोसेस नंबर 1 था इसी तरह से कर रहे थे, क्या था, Na तुम्हारा सॉलिड में था और Cl2 तुम्हारा गैस में था, उसको कंबाइन करते थे, तुम्हारा NaCl गैस में बदल जाता था। ओहो, समझ में आया। अभी क्या होता है, हम लोग को कंबाइन होकर के बन जाता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सो एक तो स्टेप इधर से बन जाता था आराम से, और यहाँ पे जो तुम्हारा एनर्जी जो रिलीज होता था उसी को क्या बोलते थे, क्या बोलते थे रे, ये क्या दिखा रहा है, हम लोग को बताता है क्या चीज, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बताता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो एक स्टेप पे कंप्लीट
हो जाता है। अब इधर से देखो ये स्टेप जो काम करता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बहुत सारा एनर्जी आएगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फिर से कम्बिनेशन करके बना देंगे। सो सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम जो सॉलिड में रहता है उसको क्या में बदलते हैं हम लोग, गैस में, और उसके लिए जो एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब फिर देखो गैसियस स्टेट में हो जाता है जब तुम्हारा एटम, तो उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको आयन के फॉर्म में लाते हैं, और उस समय जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब उसी तरह से देखो Cl2 जो मॉलिक्यूल रहता है उसको डिसोसिएट करते हैं ताकि वो एटम में टूटे। अब एटम में तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी। अब फिर तुम्हारा एटम हो जाता है क्लोरीन गैस, तो उसको क्या करते हैं, फिर हम उसको आयंस में फॉर्म करते हैं, और उस समय जो यहाँ पे लगता है एनर्जी उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब यहाँ पे देखो ये भी आयनिक फॉर्म, ये भी आयनिक फॉर्म, जब दोनों को कंप्लीटली हम लोग बना लेते हैं तब दोनों को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद फिर हम लोग क्या बना देते हैं, NaCl। और इस समय इन लोग को फिर ऐड करने में जो एनर्जी लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी। समझ में आ गया ना। तो ये था पूरा बॉर्न हैबर साइकिल ऑफ NaCl। यही जो तुम्हारा स्ट्रक्चर था, यही चीज क्या बताया था, कौन बताया था, बॉर्न हैबर साइकिल। समझ में आ गया ना। चलो देखो जो रिएक्शंस जो हम लोग देखे थे इससे पहले, वो क्या देखे थे हम लोग, NaCl का क्या देखे थे, NaCl का, जो कि सोडियम क्या रहता था, सॉलिड फॉर्म में, और तुम्हारा क्लोरीन क्या रहता था, गैसियस स्टेट में, और ये बनता था क्या चीज, NaCl, जो कि ये भी कैसा रहता था, सॉलिड रहता था। एक तो हम लोग इस तरह से डायरेक्टली देखते थे, तो इसको ही हम लोग क्या बोलते थे, डेल्टा HF बोलते थे, यही बोलते थे हम लोग, जिसको क्या बोलते थे, लैटिस एनर्जी बोलते थे पागल। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते थे, क्या बोलते थे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एक और मेथड क्या था, सोडियम से हम लोग जाते थे क्या चीज़, सोडियम गैस में जाते थे पहले, उसके बाद फिर से जाते थे हम लोग सोडियम प्लस में जाते थे, उसके बाद फिर इधर से उसी तरह से इसमें क्या कहते, यहाँ से Cl2 रहता था, क्या चीज रहता था, Cl2। सो Cl2 से हम लोग जाते थे क्या चीज, Cl उतना में जाते थे, जैसे यहाँ पे करेगा ना Cl2, तो यहाँ पे क्या चल जाते थे, Cl, और यहाँ पे हम लोग हाफ ले लेते थे ताकि उधर से जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते थे, ये चल जाता था किसमें, Cl में जाता था, और वो भी गैसियस स्टेट में, ये भी, और ये क्या चल जाता था, Cl माइनस में, और ये भी गैसियस स्टेट में। यहाँ से यहाँ तक जाता था तो क्या लगता था, सब्लिमेशन। यहाँ से यहाँ जाता था तो डिसोसिएशन लगता था, रे आयोनाइजेशन एनर्जी लगता था। यहाँ से यहाँ जाते थे तब डिसोसिएशन, यहाँ से यहाँ जाता था तब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगता था, ठीक है, ये सब याद है ना। और फिर ये दियो के जोड़ देते थे यहाँ से, तो यहाँ से बनता था, उसको क्या बोलते थे, लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो कि जो इसी रिएक्शंस को यहाँ पे लिखा गया किसके अनुसार, हेसेस लॉ के अनुसार, कि किस तरह से तुम करोगे। तो हेसेस लॉ क्या बताता था कि इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा इंथैल्पी चेंज ऑफ प्रोसेस 2, ये जानता था। और देखो जो प्रोसेस 1 में है तो वो क्या होता है, डेल्टा HF चाहे डेल्टा FH, जिसको क्या बोलते थे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अरे शुरू में प्रोसेस में यही ना था, एक प्रोसेस में सीधा A से जाता था, एक प्रोसेस में क्या था, ये सब कंबाइन करते हुए जाता था। तो इसमें क्या है, जो तुम्हारा इंथैल्पी लग रहा है वो क्या लग रहा था, डेल्टा HF लग रहा था। तो इधर क्या लिखे, प्रोसेस 1 में डेल्टा HF, ठीक है। अब इधर देखो इक्विवेलेंट। अब इस साभे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी तो तुम पहुंच रहा था उसमें। अरे ये सब जितना इंथैल्पी है सभी को जोड़ेगा ना तुम। अब देखो क्या क्या जुड़ेगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जोड़े। उसके बाद देख रहा है क्या चीज है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और नहीं तो चलो इधर इधर से जोड़ते जाते हैं, तो ये क्या है, डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन तुमको कितना रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले से सोचो। यहाँ पे देख रहा है कि इसको लाना कितना, एक ही को तो मोल चाहिए था इसको, अब एक मोल लाना है। अब यहाँ पे देखो Cl2 है, Cl2 को अगर Cl में फॉर्म में करना है तो देख रहा है आधा से करना पड़ रहा है। तो आधा जो जितना यहाँ पे तुम बैलेंस करेगा ना, तो उतना ही तुम्हारा जो डिसोसिएशन रहेगा, मतलब जहां जितना लगाएगा तुम मोल, तो उतना ही उसका क्या हो जाएगा, इंथैल्पी भी चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आधा लग रहा है ना, तो इसी चलते यहाँ पे देख रहा है कितना ले रहे हैं, आधा डी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो पूरा पूरी लग रहा है, तो लग गया। फिर उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लग गया। उसी तरह से देखो लैटिस एनर्जी लग गया ना, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस सभी को जोड़ते हैं तब हम लोग इक्वल किसका होता है, हम लोग को फॉर्मेशन देखते हैं यहाँ पे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ से हम लोग को मकसद क्या था, तो मकसद थोड़ी ना ये सब रिएक्शंस हम लोग को लिखना थोड़ी था, हम लोग का मकसद था ई वाला को निकालना। इसको निकालना था, लैटिस एनर्जी को, इसी के लिए निकालने के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखो इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग लैटिस एनर्जी को निकालते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चंस में क्या रहेगा, ई दिया रहेगा, ई दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, तुमको निकालना क्या है, लैटिस एनर्जी तुमको निकालना। तो क्या नहीं निकाल सकेगा, यू को इधर ले लाओ, बाकी सबको उधर भेज दो,
तो उधर भेजेगा, देखो डेल्टा एफ एच था, उसमें फिर इधर सब जाएगा तो इधर माइनस कॉमन निकाल दिया, बाकी सबको जोड़ दिए, माइनस गुस्सा सब में माइनस लगेगा ना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला, इसको किसी तरह से तुमको हमेशा याद रखना है। याद का एक प्रोसेस तुम याद रखेगा, तुम्हारा सारा कुछ आ जाएगा ना। अब देखो इसमें गड़बड़ाएगा लड़का सब, तो इसमें गड़बड़ाएगा, किसमें, ये हाफ लगाएंगे कब लगाएंगे फुल, तो तुमको देखना पड़ेगा कि कितना मोल। अब मान के चलो यहाँ पे मैग्नीशियम रहता, क्या रहता, मैग्नीशियम, अरे तो यहाँ पे पूरी लेना पड़ता, तभी यहाँ दुगने क्लोरीन लगेगा इसके साथ, मैग्नीशियम साथ। अभी सोडियम था तो एक लग रहा था, मैग्नीशियम रहता तो यहाँ दो, तो यहाँ पे कितना हो जाता है, 1 मोल हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 मोल हो जाता है। अरे अभी आधा मोल तोड़ रहे हैं ना, तब हम लोग को मिल रहा है Cl। अगर मैग्नीशियम रहता तो यहाँ क्या करना पड़ता, पूरी करना पड़ता, तब ना Cl2 से 2Cl मिलता। तो इस तरह से तब उस समय फिर यहाँ पे देखता कि हाफ डी नहीं, वहां पे क्या हो जाता, डी हो जाता। समझ में आ रहा है नहीं सब। तो इस तरह से करके फिर हम लोग इस तरह से करते हैं, और वैल्यू जब रहता है तो वहां से कैलकुलेट करते हैं और हम लोग लैटिस एनर्जी का निकालते हैं। इसी तरह से भी तुम लोग को देंगे 1-2 रिएक्शन, उसके लिए तुमको निकालना है पूरा प्रोसेस लिख करके, इस तरह से तुमको लिखना है। उसके बाद फिर लिखना है क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, तो उसको फिर अप्लाई करना है और इस तरह से फॉर्मूला लिख करके दिखाना है कि उसमें किस तरह से तुम उसका निकालेगा। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे 10 द लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग अबव इक्वेशन इफ वैल्यू ऑफ अदर टर्म्स आर नोन। क्या जो बोल रहा है, हम लोग लैटिस एनर्जी ऊपर जो इक्वेशन दिया है उसके अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं, जब हम लोग को क्या रहेगा, जो इक्वेशन में जो अदर जो वैल्यू है, लैटिस एनर्जी को नहीं निकाल रहा है, बाकी जितना वैल्यू है उसका जो हम लोग को वैल्यू रहेगा वो क्या रहे, हम लोग को नॉन रहे, मतलब हम लोग को दिया गया है, हम लोग को मालूम हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, लैटिस एनर्जी को निकाल सकते हैं। क्या समझ में आ गया पूरा। चलो अभी एक रिएक्शन लिखते हैं, उसको तुम लोग बना के दिखाना। देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको तुम लोग को बनाना है। ड्रॉ बोर्न-हाइबर साइकिल फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ गिवन आयनिक कंपाउंड। जैसे कि सबसे पहले रिएक्शंस को लिखना तुम लोग कि किस तरह से प्रोसेस होता है, फिर वहां से हम लोग कैसे लैटिस एनर्जी लिखेंगे, तो उसके लिए तुमको इक्वेशन लिख करके तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट लिख करके दे दिए ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे कि मेटल्स जहां जहां तुमको दिखेगा उन लोग कैसा रहता है, मोनो एटॉमिक, मतलब उन लोग सिर्फ सिंगल रहता है। कैसा रहता है, सिंगल। और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उन लोग क्या रहते हैं, डाई एटॉमिक रहते हैं। क्या रहते हैं, डाई एटॉमिक। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। जैसे मान के चलो ऑक्सीजन है तो O2 फॉर्म में रहता है, क्लोरीन है तो Cl2 के फॉर्म में रहता है। इसमें देखो मोनो एटॉमिक करने का मतलब मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम सिर्फ रहेगा, कैल्शियम है तो C सिर्फ रहेगा। अब ये जो यहाँ पे 5 कंपाउंड लिखे हुए हैं, इसको तुम लोग क्या करो, बोर्न-हाइबर साइकिल बनाओ और उससे हम लोग क्या करो, लैटिस एनर्जी निकालो। इतना बनाने के बाद यहाँ पे जितने भी कंपाउंड है इसको फिर तुम लोग होमवर्क में बना लेना। चलो इसको तुम लोग बनाओ, उसके बाद फिर से बता देंगे कैसे ये बनेगा। देखो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। किसको बता देते हैं, मान के चलो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबसे लास्ट वाला। चलो इससे पहले से इसको बता लेते हैं, सेकंड वाला को, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, समझा। उसके बाद फिर यहाँ देखो सेकंड नंबर की बात कर रहे थे, अभी तुम्हारे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब तुम मैग्नीशियम सॉलिड लेगा और इसके जगह यहाँ पे O2 लेगा, अरे लेगा ना, अरे कैसा रहता है, गैसेस, और यहाँ से जाकर तुम्हारा क्या बनता है, MgO बनता है। लेकिन यहाँ पे देखा ऑक्सीजन एक, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आधा। क्या रिएक्शन यही होता है। अब देखो रिएक्शन जब यही होता है तभी तुमको क्या करना है, बोर्न-हाइबर साइकिल बनाना है। अब देखो होता क्या है, सो इसमें जाएगा तुम किसमें, मैग्नीशियम गैस में जाएगा, इससे जाएगा तो तुम किसमें जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम में जाएगा, अरे ऑक्सीजन एटम में नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ से मैग्नीशियम एक और ऑक्सीजन एक जरूरत पड़ता है तब तुम्हारा MgO बनता है। देख रहे ऑक्सीजनो एक एक लेंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एक एक बनाना है। अब कैसे बनेगा, एगो तो यहाँ से आधा करेंगे तब बनेगा। अब देखो मैग्नीशियम सॉलिड से लेकर के मैग्नीशियम गैस में जब जाते हैं तो उस समय जो हम लोग को एनर्जी लगता है वो क्या होता है, हम लोग को सब्लिमेशन। क्या लगता है, सब्लिमेशन। 1 मोल से 1 मोल में पहुंच रहा था तो एक एक बनेगा। ठीक है, यहाँ से आधा से जा रहा है, मतलब आधा लग रहा है, तो आधा लग रहा है, तो आधा के लिए यहाँ पे कितना लगेगा, आधा मोल तुम्हारा क्या लगेगा, डिसोसिएशन लगेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो दिक्कत तो यहाँ से खड़ा होगा तुम्हारा, यहाँ से जाएगा। जैसे साधारण सोचता है कि चलो Mg से जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, Mg2+ चल जाएगा। ऑक्सीजन से जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2-, और ये भी कैसा रहता है, गैसियस, और ये भी कैसा रहता है, गैसियस। ये तो सोचता है। अब जाता है तो चुपचाप खाली यहाँ से क्या लिख देगा, ये होता है यहाँ पे क्या चीज, आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पे जाकर तुम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, इंथैल्पी बोलेगा, अरे वही नहीं बोलेगा। इस तरह करके तुम निकल जाएगा। लेकिन जैसे इतना करके निकलेगा तुम्हारा हो जाएगा कहानी खत्म। क्या हो जाएगा, कहानी खत्म।
कहानी खत्म इसीलिए हो जाएगा कि तुम्हें यहाँ कंसेप्ट को थोड़ा फॉलो करना है। क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोलता था कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना आयोनाइजेशन एनर्जी लगता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी तो बोलते थे लेकिन उसको फर्स्ट बोलते थे। ये बताता था आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाला कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना एनर्जी लगा। फिर अगर अगला फिर से निकालने जाते थे तो वहां पे क्या लगता था, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। इसका मतलब दूसरा कहा इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी लगा है 100। तो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला को फिर जोड़ेगा तभी तो टोटल निकलेगा रे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना तुम इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 गो। तो यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों को जोड़ेगा तब तो टोटल निकलेगा, कि एक एक से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला कहानी समझने की कोशिश करना। होता क्या है कि मैग्नीशियम से तुम मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है ना वहाँ पीरियोडिसिटी में, तो वहां पे बोले थे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकालेगा तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बताओ कि दोनों जगह तो अलग अलग एनर्जी लगता होगा, इसमें कुछ और एनर्जी, इसको निकालने में कुछ और एनर्जी। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना एनर्जी लगता है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी चलते यहाँ पे सिर्फ एक नहीं होगा, कितना लेंगे, 2 गो। तो यहाँ पे क्या लगना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और प्लस में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। उड़ गया होगा, फिर से समझो। हम लोग जानते हैं कि यहां से देख रहे हैं मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है, और आयोनाइजेशन एनर्जी ही होता था कि हम लोग कोई भी एटम से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसमें अलग एनर्जी लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे तो उसमें अलग एनर्जी लगेगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो उसी को क्या बोलते थे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। 2 को निकालते थे तो उसको क्या बोलते थे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब दोनों को वैल्यू को जोड़ेगा तभी पता चलेगा कि यहां से यहां निकलने में कितना एनर्जी तुमको लगता है। तो इसी चलते यहाँ पे सिर्फ एक आयोनाइजेशन एनर्जी लिख करके छोड़ना नहीं, यहाँ पे देखना है कि कितना तुम इलेक्ट्रॉन भी तुम निकाल रहे हैं। समझ में आया। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कर लिया। अरे समझ में आया ना। अब यहाँ पे एक मोल था तो एक मोल लगेगा, अरे एक नहीं से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम 2 की जरूरत पड़ता तो यहाँ से 2 रहता ना, तो यहाँ पर भी कितना से गुना करना पड़ता, 2 से। अभी आएंगे एक एग्जाम्पल है उसमें चलेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे कने गया ये वाला देख रहा है Al2O3, इसका एग्जांपल लेंगे तो उसमें तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 से भी गुना करेंगे, 3 से भी करेंगे। अब चलते हैं ऑक्सीजन से ऑक्सीजन 2-। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, कि एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कितना एनर्जी रिलीज होता था। अब मान के चलो एक वो करता तो एक लगता, लेकिन अभी कितना कर रहा है, 2 गो। तो हम लोग जानते थे इसमें फर्स्ट सेकंड बात करते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और फिर क्या करना पड़ेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। समझ में आया यहाँ से। तो ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब हमको पता चलेगा कितना यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, ये दोनों को कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन करना है। अब कंबाइन करेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ से जाएगा तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यहाँ से लैटिस एनर्जी हो जाएगा। अब इसको जब समेशन करके तुम लिखोगे इक्वेशन तो तुम्हारा क्या बनेगा, सो देखो यहाँ से तुम जाएगा डायरेक्टली डेल्टा HF लिखेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जोड़ते जाओ तो यहाँ से S प्लस हाफ D बनेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी 2, इस तरह से जाएगा। फिर यहाँ से चलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाएगा 1 और प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगा, सेकेंड, इस तरह से। फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो गया कहानी, देख रहा है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा लैटिस एनर्जी, तो यहाँ पे हो जाएगा U। अब क्या U बराबर नहीं निकालने सकेगा, तो ये था तुम्हारा क्या चीज, फाइनल इक्वेशन, ये चीज बनता है। क्या तुम्हें समझ में आया इसे, क्या इसको लिख लेगा, एक बार फिर से मिटा के बता देते किसका, Al2O3 का, उसके बाद सारा कहानी समझ में आ जाएगा। हाँ चलो इसको लिख लो। देखो अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो इसका बात कर लेते हैं Al2O3 का, ताकि तुम्हें सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो, हम लोग को एल्युमिनियम जरूरत पड़ेगा और हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा, ऑक्सीजन का। और यही दोनों मिल करके हम लोग को प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, Al2O3। इसका मतलब क्या समझा, एल्युमिनियम 2 को चाहिए, 2 लगा दिया। ऑक्सीजन तो तुम्हारा O2 फॉर्म में रहता ही है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3 गो। अब 3 गो इसको कैसे बनाएगा, तो 3/2 करके, अरे करेगा कि नहीं करेगा, इसी तरह नहीं करेगा। और नहीं तो अगर इस तरह से नहीं करना चाहता है तो उसको हम लोग बैलेंस करेगा, दूसरा तरीके कर दो। जैसे मान के चलो इसको कैसे करेगा, अगर O2 था क्या करता है, ऐसे इसी तरह से रहने दो, क्या कर दो, इसी तरह से तुम रहने दो, इसी तरह से रहने दो। हम लोग बना लेंगे इसी तरह से, क्या दिखा, बैलेंस हो गया ना। अभी
अब देखो इस तरह से तुम कर रहा है, अब कहानी क्या होगा सो देखो यहाँ से एल्युमिनियम से ये तो सॉलिड स्टेट में है, ये क्या है गैसेस स्टेट में, और ये कैसा है सॉलिड स्टेट में। अब देखो इससे जाएगा तो तुम क्या करेगा एल्युमिनियम में जाएगा, कितना में जाएगा एल्युमिनियम में, और ये किस में बदल जाएगा गैस में, और यहाँ क्या लगता है सब्लिमेशन लगता है। अब सब्लिमेशन भी कितना हो जाएगा 2 मोल, क्योंकि 2 गो एल्युमिनियम से मिल करके ही क्या बना रहा है यहाँ पे 2 गो एल्युमिनियम बना रहा है। क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को। अब इससे चलते यहाँ पर भी तुमको कितना लगेगा ये 2 मोल लगेगा। अब यहाँ से देखो इससे जो तुम चलेगा ऑक्सीजन था, अब तुमको देखो ऑक्सीजन कितना जरूरी है 3 गो, कितना जरूरी है रे 3 गो, तो यहाँ पे तुमको ऑक्सीजन जो जरूरत पड़ेगा वो कितना जरूरत पड़ेगा 3 गो। डायरेक्टली समझ रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम 2 गो, ये कितना चाहिए 3 गो, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तोड़ने के लिए तुमको कितना मोल लग रहा है 3/2 लग रहा है, कितना बट रहा है 3/2, यहाँ डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पे जितना बैलेंस करेगा उतना ही यहाँ पे होगा, समझ में आ जाता था। चलो अब स्टेप यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं पे तुम लोग फंसेगा कैसे, एल्युमिनियम से तुमको पहुंचना किस में है Al3 में जाता है, अरे जानता है ना कि एल्युमिनियम 3+ होता है। अब देखो इसमें कितना बार आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा 3 बार। इसका मतलब हम लोग क्या समझ गए कि अगर यहाँ पे हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, और फिर क्या बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, और प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अब बोलेगा ये कैसे हो गया, अरे 3 गो इलेक्ट्रॉन निकालना ना, तो तीनों बार तुमको एनर्जी लगेगा नहीं, तो इस तरह से। अब देखो इतना ही नहीं रुकना है, हम लोग को तो Al3+ तो आया, लेकिन यहाँ पे देख रहा है कितना मोल तोड़ रहा है 2 मोल, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को। 1 मोल तुम्हारा एल्युमिनियम में अगर तुम 3+ करेगा तो इतना एनर्जी लगता है, अभी कितना को तोड़ रहा है 2 मोल को, तो 2 बार तो लगेगा, अरे समझ में आ रहा है। 1 मोल रहता तो उसमें इतना एनर्जी लगता था, लेकिन अभी कितना है तुम्हारे पास 2 मोल। अब तुम बोलेगा यहाँ पे 2 कहा लिख रहे हैं, 2 इसीलिए लग रहा है क्योंकि वहां पे कितना चाहिए 2 एल्युमिनियम चाहिए, ऑक्सीजन कितना चाहिए 3 गो चाहिए, तो लिखना पड़ेगा ना तुमको। अब देखो यहां समझ में आ गया। अब इसको देखो ऑक्सीजन जो आता है ये किस में आता है O2- में। अब यहाँ पे देखो 2 को चाहिए, इसमें कितना चाहिए 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिखेगा 1, और प्लस डेल्टा Eg यहाँ पे H, और ये क्या हो जाएगा 2। अभी देखो कितना मोल है 3 मोल, तो यहाँ कितना गुना करेंगे 3 बार में, तो यहाँ पर देख रहे हैं एल्युमिनियम 3+ भी कितना बार बनेगा 2 बार, और ये कितना बार बनेगा 3 बार। अभी देखो ये दोनों को जब जोड़ेंगे तभी तो हम लोग को बन रहा है क्या चीज लैटिस एनर्जी, और यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं, देख रहा है इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा U बन जाएगा, कितना बन जाएगा हम लोग को U। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं कि U अलग अलग होगा, अरे यही सबको जोड़ने में जितना एनर्जी लगता है उतना ही हम लोग बोलते हैं, समझ में आ गया यहाँ तक, अरे समझ में आया। तो क्या यहाँ से तुम लोग निकाल लेगा, अब U बराबर निकाल लेगा वैल्यू। चलो इक्वेशन लिख दो यहाँ से, जैसे कि इक्वेशन यहाँ तक दिख रहा है, देखो तो देखो अगर U बराबर नहीं लिखेगा डेल्टी, इधर क्या था तुम्हारा ये, अगर एक प्रोसेस में आता था तो इसको क्या बोलता था डेल्टा FH बोलता था, चाहे HF बोलेगा फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या लिखेगा H लिखेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, इज इक्वल्स टू तुम्हारा सब्लिमेशन कितना है 2 मोल, वो कितना है 3/2D, और E कितना है तुम्हारा 2 मोल है, कितना है 2 मोल। क्या यहाँ पे 1 2 3 है, अगर डायरेक्टली हम इस तरह से लिख देंगे 2 मोल यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी खाली, तो तुम समझ जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब सभी को इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 लिखे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिए आयोनाइजेशन एनर्जी, तो समझ जाना कि इसके जगह में कितना है इतना है, अरे 2 को मतलब 2 लिख दिए, आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब समझ जाना टोटल को जोड़ने के बाद यहाँ पे बोल रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें 1 2 3 तीनों को जोड़ा हुआ है, और नहीं तो तुम तीनों को लिख दो। चलो लिखिए देते हैं, बड़ी तकलीफ वाला बात है। तो फिर अभी तो याद रहेगा, बाद में फिर बोलेगा ये कहां से आ गया, फिर यहां से क्या हो जाएगा 3 मोल हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 3 मोल क्या हो जाएगा डेल्टा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा Eg1, और प्लस में डेल्टा Eg यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा लैटिस एनर्जी। तो यहाँ से इस तरह से इक्वेशन बनाना है, और यहाँ से तुमको क्या करना है निकाल देना है। चलो देखो हम इसको बता देते हैं 5th नंबर Al2O3 का। अभी देखो अगर थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आया होगा, अभी पूरा 100% समझने की कोशिश करना। अच्छा ये अभी बताए ना, किसको बताने जा रहे हैं अभी, इसको बता देते हैं इसको। चलो MgCl2 बताते हैं, किसको समझाते हैं MgCl2 का समझने की प्रयास करना है यहाँ पे। अभी नहीं समझेगा तो फिर दिक्कत होगा। मैग्नीशियम ले लिए, क्लोरीन ले लिए, ठीक है। क्लोरीन कैसा रहता है Cl2 के फॉर्म में, बन क्या रहा है हम लोग को
MgCl बन रहा है। और ये कैसा हम लोग को सॉलिड, ये हम लोग को कैसा गैस, और ये कैसा हम लोग को सॉलिड। समझ में आ गया। अभी देखना सबसे पहले बैलेंस करो, क्या हम बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। यहाँ कितना करना पड़ेगा, हाफ। क्यों करना पड़ रहा है, मैग्नीशियम एक एक जरूरत है, क्लोरीन कितना जरूरत है, एक गो, तो यहाँ पे दो गो था जिसको आधा करना पड़ेगा ना। चलो अब क्या करते हैं, सो देखो सबसे पहले तो रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लेना। अब यहाँ से देखो तो क्या करता है, मैग्नीशियम सॉलिड को किस में बदलना पड़ता है, मैग्नीशियम गैस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Mg गैस में हो जाएगा। और इसके लिए क्या लगता है तुमको, सब्लिमेशन। एक मोल से एक मोल में पहुंच रहे थे, एक एक लगेगा। यहाँ से देखो तुमको Cl2 से कहाँ पहुंचना है, Cl में। जरूरत कितना है, एक के, अच्छा दो को जरूरत पड़ता है, अरे यार MgCl2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आधा की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं ना, पूरा पूरी लगेगा। अब यहाँ पे देखो तुमको क्या करेगा, यहाँ से तुमको क्या चाहिए, डिसोसिएशन एनर्जी। आधा रहता था आधा करते थे, एक था तो कितना है, एक है पूरा। अब यहाँ पे देखो Cl2 से तुमको किस में बदल रहा है, 2Cl में बदलेगा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, चेंज करें। अब देखो ये भी कैसा है हम लोग को गैसेस में, ये भी कैसा है गैसेस में। अभी देख रहा है कि यहाँ से हम लोग चलते हैं तो इसको किस में करते हैं, आयंस के फॉर्म में। Mg चाहता है किस में, Mg2+ में, ठीक है। और ये भी गैसियस स्टेट में। और जो Cl है ये किस में जाता है, Cl नेगेटिव में, और ये भी कैसा गैसियस स्टेट में। दो से यहाँ पे दो की जरूरत पड़ेगा। अभी देखो इससे इसमें जा रहा है, के पॉजिटिव निकाल रहा है, दो गो, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कितना बार, दो बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो फर्स्ट, और प्लस में क्या करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। और कितना, एक मोल जरूरत है, अरे एक मोल नहीं जरूरत है, 21 गुना होगा। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेगा तो डेल्टा EgH, तो यहाँ पे 1 और प्लस, अच्छा एक एक तो होबे करेगा। तो यहाँ पे इतना क्या लिखेंगे, खाली डायरेक्ट यही लिखते हैं। कितना मोल जरूरत है, दो, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, दो से। कहानी समझ में आ रहा है ना। अगर दो नेगेटिव रहता तो यहाँ पे एक स्टेप और जाते, समझ में आ रहा है ना। चलो अब ये तो कंबाइन हो गया। अब हम लोग को क्या करेंगे, इन लोग को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा उसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या इक्वेशन अपनी नहीं लिख लेगा, आराम से लिख लेगा, हो जाए। अब देखो तुम लोग समझो, यहाँ बात कर रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी का। जब क्वेश्चन जब बनाएगा न्यूमेरिकल के फॉर्म पे, तब होता क्या, देखो इसको भी लिखेगा ना, फर्स्ट और सेकंड जोड़ेगा। जब क्वेश्चन में अगर बोलता है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, इन लोग को वैल्यू देगा ना, तो उस समय अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा खाली आयोनाइजेशन एनर्जी, तो तुम समझ जाना इतना टोटल का वैल्यू दे दिया है, समझ में आया। और अगर बोलेगा फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकंड, तो ये वाला दिखाना, और आयोनाइजेशन बोलेगा तो दोनों को बराबर बोलता है वहां पे। चलो देखो ये लास्ट क्वेश्चन एक बार और दे रहे हैं चांस, इसमें सीख लेना, ये अभी तो सीख ही जाएगा। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है और तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन। अरे नाइट्रोजन N2 फॉर्म में रहता है, मैग्नीशियम सिंगल फॉर्म में रहता है। ये रहता है सॉलिड, ये रहता है गैस। अब यहाँ से बनेगा क्या चीज, Mg, और तुम्हारा क्या चाहिए N2, तो ये क्या होता है Mg3 है यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है। अरे कैसे हम लोग को सॉलिड स्टेट में ये चीज हम लोग को बनाना है। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन 2 गो, तो यहाँ पर भी कितना है, 2 गो। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, 3 गो, और यहाँ पे कितना है, 1 गो। तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 3। अब रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। अब चलो यहाँ से यहाँ चलेंगे, और यहाँ से यहाँ चलेंगे। स्टेप को समझना, यहाँ से जब जाते हैं तो मैग्नीशियम यहाँ पे किस में बदलता है, हम लोग को गैस में। अब यहाँ पे देखो हम लोग को जरूरत भी कितना था, 3 गो, तो 3 से 3 में आएगा। अब यहाँ पे देखो इसको इसमें बदलने के लिए हम लोग को यहाँ पे एनर्जी लगता है, क्या होता है, सब्लिमेशन। और कितना मोल ले रहा है, 3। तो जितना यहाँ पे बैलेंस करेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया ना। उसी तरह से यहाँ जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा, N2 से N में बदलेगा, समझ में आया। अब कितना बदल जाएगा, यहाँ पे 2 गो, क्योंकि 2 की जरूरत भी था। अरे कैसे हो जाएगा, गैसियस में। अब यहाँ से कितना लगेगा, तुम्हारे डिसोसिएशन एक लगेगा। अरे एक नहीं लगेगा, 1 मोल है तो 1 मोल लगेगा। अब यहाँ से तुमको जाना कहाँ चाहिए, मैग्नीशियम 2+ पे। कहाँ जाना है, मैग्नीशियम 2+ पे। और यहाँ से जाना है तुमको कहाँ पे, नाइट्रोजन 3- पे। और यहाँ पे तुम क्या लिखेगा, गैस, और यहाँ पे क्या लिखेगा, गैस। अब सबसे पहले देखो इसमें कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, मतलब 2 बार आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। अब देखो कितना मोल कर रहा था, 3 मोल, तो गुना कितना से होगा, 3 से। यहाँ से देखो नाइट्रोजन से N3- क्या गो जरूरी था, 3 गो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा, मतलब डेल्टा Eg, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा Eg यहाँ पे H2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा EgH3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना मोल ले रहा था, 2 मोल, तो ये गुना कितना से हो जाएगा, 2 से। यहाँ से समझ में आ गया। और यहाँ 2 है तो ये भी कितना आएगा, 2, 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अब इस तरह से हो जाता है। तो अब इन लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, कंबाइन करो
और यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचने में जो एनर्जी लगेगा वो क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी बराबर निकाल लो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेगा, अरे ये क्या होता है हम लोग को, फॉर्मेशन। अब इसके बराबर लिखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ एच हो जाएगा इज इक्वल्स टू सब्लिमेशन कितना जरूरी है 3s प्लस डिसोसिएशन 1 मोल प्लस इसमें लिखेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी 1 और प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2 और प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 3 और फिर प्लस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 2 मोल। यहाँ पे कितना लिखेगा, डेल्टा EgH1 प्लस डेल्टा EgH2 और यहाँ से प्लस डेल्टा EgH3 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे U, यही चीज हो जाएगा। अब यहाँ से तुमको क्या निकालना है, लैटिस एनर्जी। तो U बराबर इधर इक्वल के ले आना, बना लेना। तो ये था तुम्हारा फाइनल यहाँ पे इक्वेशन। समझ में आया कैसे कैसे, कहाँ 3 लगा कहाँ 2 लगा, समझ में आया। तो इस प्रोसेस से तुमको क्या करना था, बनाना था। तो जिसको एरर हो गया था वो सुधार लो, और जहाँ पे तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा वहाँ पे समझ तो आ ही गया होगा। बाकी तुम लोग को जो होमवर्क में लिखा गया है, जितने भी क्वेश्चंस उसको खुद से ट्रैक करो, उसको बनाने की प्रयास करना, सारा कुछ तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी कल हम लोग क्या करेंगे, इन लोग को जो यहाँ पे सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब जो देख रहे हैं, इन लोग को कल हम न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे और ई इक्वेशन में पुट करना, उसको कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर यूज करना, चाहे कुछ भी करना, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ही सब आएगा, पावर भी आएगा। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पे यूज करेंगे और वहां से क्या निकालेंगे, लैटिस एनर्जी। तो कल हम लोग काम करेंगे इसको। चलो इसको लिख लो। देखो एप्लीकेशन ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल। पहला है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड। जैसे कि पहले हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल को खाली लिखना सीखे थे, आज हम लोग उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। जैसे कल हम लोग समीकरण भी लिख लिए थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसमें वैल्यू दिया रहेगा, तो वैल्यू को अनुसार हम लोग कैसे लैटिस एनर्जी वगैरह निकालेंगे उसको देखेंगे। तो किसका मदद से, बॉर्न-हैबर साइकिल से। जैसे कि क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय द यूज ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल। कि बॉर्न-हैबर साइकिल का यूज करना है और हम लोग को क्या निकालना है, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, जिसमें से सब्लिमेशन दिया है, डिसोसिएशन दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, फिर यहाँ पे देख रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दिया है और यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है। तो तुम्हें बनाना है, तो चलो इसको रफ करते हैं, बनाने के तरीका हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कल हम लोग बॉर्न-हैबर साइकिल को बना रहे थे, उसी तरह से आज भी काम करना है। वहाँ से हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन जब तक नहीं लिखेगा तब तक तुम उसको बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि इक्वेशन में ही फाइनली इसको पुट करना है। तो क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे NaCl है, मतलब कि Na सॉलिड हो जाएगा, प्लस Cl, यहाँ पे Cl2 हो जाता था, यहाँ पे क्या चीज, गैस, और यहाँ पे जाते थे तो हम लोग को मिल जाता था NaCl सॉलिड, जो कि इसको लेते थे हाफ मोल में। यहाँ से जाते थे तो हम लोग को मिलता था Na गैस में मिलता था, और यहाँ से जाते थे तो हम लोग को मिलता था Cl, और यहाँ पर मिलता था गैस में, और यहाँ पे हम लोग को हाफ ले रहे हैं, इसे चलते हैं हाफ मोल, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग को डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पर सब्लिमेशन हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ से जाते थे तो हम लोग को मिल जाता था Na प्लस, यहाँ पे गैस हो जाता था। यहाँ से यहाँ जाते थे तो हम लोग को मिलता था Cl माइनस, गैस होता था, और यहाँ पे जो भी लगता था वो हम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी लगता था, और यहाँ पे जो लगता था उसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगता था। अब ये दोनों को हम लोग को यहाँ पे जोड़ते थे और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, लैटिस एनर्जी। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन जब लिखता था तो क्या होता था, इक्वेशन लिखता था तो यहाँ से इसको क्या बोलते थे, डेल एफ एच बोलते थे, चाहे डेल एच एफ बोलता था, जिसको फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी रहता था। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल एच एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सब्लिमेशन प्लस हाफ डिसोसिएशन प्लस तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, उसके बाद फिर तुम्हारा लैटिस एनर्जी है। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, डेल्टा एच एफ तुम्हारा दिया होगा, कितना दिया हुआ, -414, -414.2 इतना किलो जूल दिया हुआ है, बराबर। फिर सब्लिमेशन कितना दिया है, 108.7, तो 108.7 प्लस डिसोसिएशन कितना दिया है, 225.9, तो यहाँ पे 225.9, तो यहाँ पे हाफ है तो इसका बट्टा में भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद देखो आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है 489 दिया है, यहाँ पे 489.5 दिया है। अब यहाँ से प्लस डेल्टा Eg कितना दिया है यहाँ पे, -300, तो ये माइनस में है
तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव में कितना है 351.4, तो 351.4। अब यहाँ पे लैटिस एनर्जी प्लस में यू का यू रह जाएगा, क्या कि उसको तो निकालना है ना। अब कैलकुलेट करो, सबको एक तरफ ले लाओ, तो ऐसा करते हैं पहले उधर जोड़ घटाव लेते हैं, उसके बाद इधर ले लाएंगे। तो इसको मिटा देते हैं, डाटा तो लिखे लिए हम लोग ताकि हम लोग का स्पेस बच जाए। कितना हो जाएगा, इधर तो हम लोग को है -414 है, 0.2 है। इधर कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा 108, और इसको जोड़ेगा कितना हो जाएगा 7 और 5, और इसको भी जोड़िए दोनों, और नहीं तो भागा करिए लेते हैं, ये दो कम से कम जोड़िए लेते हैं। 7 5 12 का 2 हाथ हो जाएगा, हाथ में 1, फिर 9 और 8, और 9 9 18 हो जाएगा हाथ में, हाँ चलो 1 हो जाएगा, किधर गया, हाँ ठीक है। फिर 8 और 1 9 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कितना 4 और 1 5 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 500, इतना पॉइंट इतना हो गया। फिर प्लस इसको कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा 1 1 2 और यहाँ से 9 और यहाँ से 5, इतना हो जाएगा। फिर वहाँ से हो जाएगा तुम्हारा -351.4 और प्लस में u, इतना आ जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेगा कितना हो जाएगा, सबको इधर वैल्यू ले लाओ, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा u बराबर -414.2, और ये भी उधर जाएगा तो -598.2, और ये प्लस वाला फिर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 112.95, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 351.4। अब कैलकुलेट कर दो तो यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा। पहले नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ जोड़ लेते हैं, ये तीनों क्या है नेगेटिव में, जोड़ो। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 4 और 5 9 हो जाएगा, उसके बाद 9, अच्छा सॉरी कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 2 11 और 2 11 और 2 13 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 8 11 और 4 15 का 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 2 और 2 और 9 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 5 2 7 और 7 और 4 11, इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस 351.4, और फिर इसको कैलकुलेट कर दो कितना हो जाएगा, अरे यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, कितना पॉइंट के बाद इधर 3 यहाँ कहाँ पॉइंट होगा 35 लिखे पॉइंट के बाद 11 25, हाँ 11 25.35 कहाँ है 25 कर जाओ 95 35 के जगह यहाँ कैसे होगा रे, यहाँ देख रहा है 5 है और यहाँ पे एक पॉइंट में था, तो ये 5 का 5 उतर जाएगा। यहाँ पे देखो 9 और 2 11 और 2 13, ठीक तो है, कैलकुलेशन ठीक है, तुम अपने देख लो, तुम ऐसे किया होगा, पता ना कैसे कर दिया, तुम जोड़ दिया देखो। अरे इसमें लगा देगा ना, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का था, तो इसमें क्या लगा देगा, इसमें 0 और इसमें 0, अब जोड़ करके देखो, समझ में आया ना, ये पॉइंट वाला खेला होगा। चलो इसमें घटाओ, तो इसमें देखोगे 35 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा तो 5 का 5 ही रह जाएगा, और यहाँ पे 13 में 9 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 पॉइंट, यहाँ पे 4 में 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ देख रहा है 2 में मतलब कि 12 में 5 जाएगा तो यहाँ से 7 हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा क्या चाहिए 10, 10 में 3 तो 7, क्या इतना ही आता है नेगेटिव में, तो इतना तुम्हारा हो जाएगा क्या चाहिए किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, सबसे पहले तुमको यहाँ से बोर्न-हाइबर साइकिल को लिखना है, उसके बाद उसका इक्वेशन लिखना है कि उसका आखिर इक्वेशन होता क्या है, और यही इक्वेशन में पुट करना है वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा, और वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे जो डाटा हम लोग को मिसिंग रहेगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। देखो अब सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हम लोग को क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे कि जो भी कंपाउंड के बारे में जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहेगा ना, उसको देखेंगे, बाकी सारा जितने भी हम लोग रहेगा जैसे लैटिस एनर्जी, फिर तुम्हारा सब्लिमेशन, डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सभी को कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कि फॉर्मेशन और बाकी उधर का इक्वल अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो फेवरेबल है, और अगर वो सब इक्वल नहीं है तो मतलब वो कंपाउंड हम लोग को फेवरेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक सॉलिड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूज ऑफ बोर्न-हाइबर साइकिल, कि बोर्न-हाइबर साइकिल के अनुसार हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है द थर्मोकेमिकल डाटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ArCl इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या है, तुम यहाँ पे देखोगे तो ये जो AR है क्या है तुम्हारा, नोबेल गैस है, क्या चीज है, नोबेल गैस। अब इसको रिएक्शंस करा करके तुमको क्या बना दिया गया है, वो कंपाउंड बना दिया गया, बनाया गया।
अब यहाँ पे चेक करना है कि वो हम लोग को फेवरेबल है कि नहीं, मतलब ये बनना हम लोग को है, मतलब बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो इसको चेक कर सकते हैं किससे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह का जैसे कर रहा था ना कि अगर वो फेवरेबल है तो इधर वाला दोनों पार्ट हम लोग को LHS और RHS बराबर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इक्वल नहीं होता। देखते कैसे होता है इसको। जैसे यहाँ पे देख रहा है कि AR प्लस में हाफ Cl2 और बन क्या रहा है ArCl बन रहा है, जिसमें से डिसोसिएशन एनर्जी दिया है, इंथाल्पी दिया गया है, फिर यहाँ पे देख रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, फिर यहाँ से लैटिस एनर्जी दिया गया। अब यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है, जांच करना है कि वेदर द फॉर्मेशन ऑफ ArCl इज फेवरेबल और नॉट। बताना है कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ArCl का, ये हम लोग को फेवरेबल है कि नहीं है। तो इसका हम लोग को जांच करना है। अब जांच कैसे करेंगे, सबको कैलकुलेट करेगा, उसके अनुसार से पता चलेगा। तो सबसे पहले तुमको क्या मकसद रहेगा, तो डेल्टा HF निकालने का। चलो उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे देख रहा है कि यही रिएक्शन हम लोग को लिखा गया था। यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि ये वाला हम लोग को फेवरेबल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देखो जब पहले से ही तुम्हारा आर्गन जो है वो कैसा है, गैसियस स्टेट में, इसी चलते इसको फिर से तुम सब्लिमेशन एनर्जी नहीं देगा, डायरेक्टली किससे आयोनाइजेशन एनर्जी दो और निकाल दो तुम इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि गैसियस से ना निकालता था। अब यहाँ पे देखो Cl2 था, उसको एटम में बदले, फिर वहां से तुम इलेक्ट्रॉन को दिया यहाँ पे। तो इस तरह से प्रोसेस किया। अब इसका जो इक्वेशन हो रहा था, इक्वेशन हम लोग को इस तरह से हुआ। अब हम लोग को निकालना था डेल्टा FH। अब इसको निकाल रहा था, सारा कुछ वैल्यू दिया हुआ था। अब इसको देखो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आया वो किस चीज में आया, पॉजिटिव में। और ये जो डेल्टा फॉर्मेशन जो होता था यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ इंथाल्पी, अब ये होता क्या था, नेगेटिव वैल्यू होता था। कैसे होता था हम लोग को, नेगेटिव वैल्यू। लेकिन यहाँ पे आ कैसे गया है, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ गया है, इसी वजह से हम लोग ये वाला क्या है, तो आयनिक सॉलिड में हम लोग ये वाला फेवरेबल नहीं होता है। क्या होता है हम लोग को, फेवरेबल नहीं होता है। देख रहे हैं यहाँ पे गैसियस भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गैसियस। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ना होने की वजह से ही इसको क्या बोलते हैं, ये जो है दिया हुआ कंपाउंड, ये हम लोग को क्या है, हम लोग को मतलब कि अरे फेवरेबल नहीं है, मतलब ये हम लोग को बनेगा क्या, नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा FH इंडिकेट्स दैट द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेटिकल ArCl इज थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल। तो ये क्या होता है हम लोग को, ये हाइपोथेटिकल इसी चलते क्योंकि हम लोग अपने से ना दिया जा रहा है, तो इसी चलते यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ArCl जो कंपाउंड है ये थर्मोडायनामिकली क्या है, अनफेवरेबल है, मतलब ये हम लोग को बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट जो है क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर NaCl। तो NaCl का एग्जांपल ले लो और उसमें इस तरह से इक्वेशन तुम लिख लेता था, इक्वेशन लिखता था, ये जो डेल्टा EgH जो देखता था यही तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी। तो क्या इसको इस तरह से अरेंज करेगा, तुम यहाँ से निकाल लेगा और इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी निकलेगा। और इसी का जस्ट क्या होता है, साइन खाली ऑपोजिट होता था, जो क्या कहलाता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता था। तो वहां से इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ से देख रहे हैं ना, जैसे डेल्टा EgH तुम्हारा पॉजिटिव में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। अगर ये नेगेटिव में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। अरे पढ़ा था ना पहले, तो ये हम लोग पढ़े थे वहीं पे पीरियोडिसिटी चैप्टर्स में। तो ये था इसका एप्लीकेशन। अब हम लोग आगे बात करेंगे इनर पेयर, इलेक्ट्रॉन, ये सब देखेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में।